नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में जुलाई से लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें, विधानसभा में जस्टिस दी जा सकती है। जस्टिस देसाई समिति के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। धामी सरकार जुलाई के दूसरे हफ्ते में विधानसभा सत्र बुला सकती है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। बता दें कि मॉनसून सत्र में ही यूसीसी बिल आ सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी पर बड़ा ऐलान आज संभव हो सकता है। उत्तराखंड यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी पर नजर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इसी सत्र में संभव है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पीएम मोदी के बयान के बाद देश भर में समान नागरिक कानून को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है और ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां यूसीसी लागू हो जाए। इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट में इस पर मसौदा तैयार किया गया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जज रंजन प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव भी मांगे। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी सुझाव मांगे गए थे। कमेटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी सुझाव मांगे थे। तो देखिए, उत्तराखंड में जुलाई से ही लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसमें देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से जुड़े हैं अंशुमान, साथ ही दिल्ली से जुड़ चुके हैं हिमांशु। सीधे अंशुमान, आपका रुख करते हुए। अंशुमान, देखिए, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जुलाई के महीने में यूसीसी लागू हो जाए उत्तराखंड में। देखिए, पूरे देश में इस वक्त उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है। जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जब मतदान होना था उससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था अगर बीजेपी सरकार चुनाव जीतती है तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाएगी। और चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाई जा रही है, जो रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद ऋचा कई बैठकें हो चुकी हैं, ऑनलाइन पोर्टल से कई सुझाव लिए जा चुके हैं और अब ड्राफ्ट बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर है। यानी अब आने वाले जुलाई के माह में दूसरे सप्ताह में, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब मानसून सत्र आयोजित होगा, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उत्तराखंड नजीर पेश करेगा पूरे देश के सामने, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर पूरी एक कमेटी पूरा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि जिससे जब एक ब्लूप्रिंट के तौर पर जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो इसी के तर्ज पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सके और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। यानी सबके लिए समान कानून। और ये एक प्रक्रिया भी है केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की, लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सबकी तरफ से यह कहा गया है कि उत्तराखंड एक नजीर पेश करेगा और आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा अंशुमान। इसी रुक करते हैं दिल्ली का मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने जब से बयान दिया यूसीसी को लेकर, पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए क्योंकि देखिए हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। यानी कि हर धर्म, हर जाति के लिए यूसीसी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जब भोपाल में जो संबोधन किया और उसमें उन्होंने बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली थी कि यूसीसी जो है वो देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार में 2 कानून कैसे हो सकता है, ये उन्होंने सवाल उठाया था। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बन सकता है जहां पर ये कानून सबसे पहले लागू हो जाए। और उसको लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उत्तराखंड सदन में दोपहर 1:30 बजे जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई थी जिसने ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है उत्तराखंड में, वो जो कमेटी है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 1:30 बजे और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देगी कि आखिर ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इसमें सुझाव भी लिए गए, 20 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए, इसके लिए अलग से ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो धामी है उन्होंने खुद कहा था कि विधानसभा चुनावों के पहले की जब भी उनकी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर ये जो है कानून यूसीसी वो लागू किया जाएगा।
यानी कि अब वो अपने वादे को पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई थी सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जिसने तमाम चीजों पर जो कमेटी बनने के बाद इसमें महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे बात करें तलाक की बात करें, बहु विवाह की बात करें या फिर जनसंख्या की बात करें, अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको जोड़ा गया है और बहुत जल्द जो है इसको पेश भी कर दिया जाएगा। और ऐसे में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1:30 बजे दिल्ली में जो होने जा रहा है उत्तराखंड सदन में, वो काफी अहम हो जाता है और उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस ड्राफ्ट में क्या चीजों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण पे भी सरकार ने बहुत विशेष ध्यान दिया है कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर कोई पैदा करेगा तो उसको सरकारी जो लाभ मिलता है, जो सरकारी अधिकार, जो उसको फायदे मिलते हैं, वो सरकार नहीं देगी। ऐसा इसमें ड्राफ्ट में तैयार किया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए, इस ड्राफ्ट में शादी को लेकर बात कही गई है, क्योंकि जो मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं उनके ये शायद रिवाज भी होते होंगे कि शादी वो एक से ज्यादा करते हैं, लेकिन हिंदू में शायद शादी एक ही की जाती है। अगर कानून अगर ये आ जाता है शादी को लेकर तो क्या मुसलमान में भी शादी एक ही की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई है, बवाल यहाँ पर देखा जा रहा है, विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं यूसीसी का। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए इसमें जो तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे अगर विवाह की बात करें, तलाक की बात करें, अगर जैसे हिंदुओं में तलाक की एक परंपरा होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही तलाक लिया जा सकता है। और इसके साथ ही विवाह भी एक ही विवाह किया जा सकता है। अगर किसी को दूसरा विवाह करना है तो उसके लिए पहले औरत से तलाक लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम में जो ट्रिपल तलाक का मामला हम देखते हुए आ रहे हैं, इसके अलावा उसमें बहु विवाह की भी ऐसी परंपरा है और यही वजह है कि इसको इसमें शामिल किया जाएगा कि सभी के लिए एक समान कानून रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो। और यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है। और हरीश रावत जो उत्तराखंड के विपक्ष नेता भी हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर धामी पे हमला बोला, बीजेपी पे अटैक करते हुए कहा कि ये जो तैयार किया जा रहा है यूसीसी, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। यानी कि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये एक विशेष धर्म को टारगेट करके ये यूसीसी लाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर किया है। आरोप लगे हैं। हिमांशु, अंशुमान, देखिए जिस तरीके से सहयोगी ने पूरी जानकारी दी है कि हरीश रावत ने भी साफ तौर पर बयान दे दिया है कि मुसलमानों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है अगर यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो शायद इसको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब क्या तस्वीर नजर आ रही है उत्तराखंड में? क्या वाकई वहां के जो मुसलमान हैं इसका समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का? वो चाहते कि यूसीसी लागू हो जाए प्रदेश में? ऋचा, देखिए, क्योंकि एक आदर्श लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता का सभी को अधिकार होता है और क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर देखें तो ये समान नागरिक के लिए समान संहिता है, यानी सबके लिए समान कानून होगा। जो पोर्टल्स ओपन किए थे उनमें जो सुझाव आए हैं उससे बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज के वक्त की जरूरत है पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान कानून होना चाहिए, जिससे जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वो कम से कम रुकेंगे। और चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, ये सब खत्म करके सिर्फ एक कानून सभी के लिए होगा तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर फायदे होंगे। हालांकि हरीश रावत ने एक बात और कही कि जो राज्य ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जो कमेटी गठित की गई, ड्राफ्ट तैयार हुआ, क्या केंद्र सरकार जो ड्राफ्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार जो कानून पास कर रहा है, दोनों में क्या परिवर्तन होगा? लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य सरकार की तरफ से कानून बनाया जा रहा है वो केंद्र का ब्लूप्रिंट है। जो राज्य सरकार में जो कानून बनेगा उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार का कानून बनेगा और केंद्र में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और उत्तराखंड उसको लेकर नजीर पेश करेगा, यानी उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, खास करके जो मुस्लिमों के नेता है, जो प्रतिनिधि हैं उनके, वो ज्यादा विरोध कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग उतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों को पता है उनको ये जानकारी है कि आज के वक्त में इसकी आवश्यकता है। और जो लेकिन अंशुमान, देखिए बड़ी चुनौती तो सामने है ना, बीजेपी आखिरकार जो लोग इसका विरोध करें उनको कैसे समझाया जाए। चलिए अंशुमान से बने रहिएगा और हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 36 IAS और PCS ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। मनीषा पवार अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम बनी है और वहीं देखिए लाल रिन लियाना प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनी है। हरिचंद्र सेमवाल निदेशक समेकित बाल विकास परियोजना बने हैं। चंद्रेश कुमार यादव परियोजना निदेशक बने हैं
डॉक्टर आर राजेश कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। और वहीं युगल किशोर पंत अपर सचिव पर्यटन विकास परिषद बने हैं। 36 आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले यहां पर कर दिए गए हैं। चंद्रेश कुमार यादव परियोजना निदेशक बनी है। इसके साथ ही रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव पेयजल बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि युगल किशोर पंत अपर सचिव पर्यटन विकास परिषद बने हैं। रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव पेयजल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी है। इसके अलावा रंजना अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा बनी है। और इसके साथ ही ईवा आशीष श्रीवास्तव निदेशक स्वजल बनी है। ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उदय राज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर बना दिए गए हैं। तो उत्तराखंड शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। सीएम धामी के आदेश के बाद ट्रांसफर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अंशुमान मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुमान, देखिए बड़ा फेरबदल किया गया है उत्तराखंड में, जहां पर 36 आईएएस और पीसीएस के तबादले कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऋचा, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि देर रात ये तबादले हुए। 36 आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए और किसी के विभागों में परिवर्तन किया गया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और जिस विभाग में जो बेहतर काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। चाहे वो सी रविशंकर हो, उनको अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवा योजना दिया गया है। और इसके साथ ही रणवीर सिंह चौहान को अपर सचिव पेयजल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और कई लोगों से जो विभाग है उनसे हटाए भी गए हैं जिनका बेहतर प्रदर्शन नहीं था। और उसके बाद जो बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि सरकार जिन योजनाओं को संचालित कर रही है, सरकार का ये स्पष्ट कहना है कि वो योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए और समाज के अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। यानी उस योजनाओं का लाभ आम जन को मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ राज्य सरकार की योजनाएं नहीं है, केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं। और योजनाएं चलाई इसी जा रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी उस पर बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। तो ऋचा, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी संदेश है कि जो सचिवालय के अधिकारी हैं, जो सचिव है, वो भी ग्राम स्तर पर जाकर वहां पर चौपाल लगाएं और आम जन से बातचीत करें, उनकी शिकायतों को सुने। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने 1905 की समीक्षा भी की थी और हर माह वो समीक्षा करेंगे। तो ये एक उद्देश्य है सरकार का कि आने वाले वक्त में जो आम जन के लिए जिस जनता ने सरकार बनाई है उन जनता को पूरा लाभ मिलना चाहिए और उनकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण होना चाहिए। ऐसे में लगातार फेरबदल ऐसे होते रहते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे आदेश पर फेरबदल हुआ था और फिर से एक बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में हुआ है। बिल्कुल सही कहा अंशुमान। देखिए अक्सर खबरें ये भी आती रहती हैं कि देखा जाता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एक जगह ही टिके रहते हैं, यानी उन्हें अलग जिले हैं उनकी कोई जानकारी नहीं होती। अब सरकार चाहती है कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं वहां पर हर जिले को अच्छे से जाने अधिकारी, ताकि वहां पर समाधान किया जा सके समस्याओं का। यानी हर अधिकारी हर जिले से अवगत होना चाहिए, ये संदेश सीएम की तरफ से। बिल्कुल ऋचा, और सिर्फ ये विभाग की बात नहीं है, हर विभाग में इस तरीके की प्रक्रिया है। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, हर विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी व्यक्ति बहुत समय से, चाहे वो मैदान में रहा हो या पहाड़ में रहा हो, ये सभी का ट्रांसफर किया जाए और उनको समझने का मौका भी दिया जाए। जो लोग मैदान में सिर्फ बने हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, उनको दूसरी जगहों पर भेजा जाए जिससे वो उन चीजों को समझ सके। और उसके साथ ही चाहे हर जिलों के जिलाधिकारी हैं, क्योंकि जब अभी 1905 की समीक्षा बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए थे और ये कहा था कि जिस जगहों पर शिकायतें ज्यादा आ रही हैं उसका पूरा एक अलग से आंकड़ा तैयार किया जाए, जिससे पता लगे कि वहां पर इतनी शिकायतें आ क्यों रही हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल पर क्यों वो शिकायतें दर्ज हो रही हैं। अगर वो स्थानीय स्तर पर उसका निवारण नहीं हो रहा है तो पूरी प्रक्रिया, अगर वो चाहे फेरबदल को लेकर देखें या आने वाले वक्त में पूरी तैयारियों को लेकर, तो उसका उद्देश्य सिर्फ ऋचा यही है कि काम जो अधिकारी हैं वो बेहतर करें और जो बेहतर काम करेगा उनको और हर जिले की जो सिचुएशन है उसको भी जाना, ये बहुत जरूरी है सभी अधिकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशुमान, अधिक जानकारी देने के लिए। और वहीं देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार पर कड़े रुख के कारण आरोपों से घिरे अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी आयुर्वेद निदेशालय के पद पर तैनाती उनकी रद्द कर दी गई है। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन से भी सभी पदभार वापस ले लिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार जारी। विवादित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की तैनाती रद्द।
ओएसडी आयुर्वेद निदेशालय पद पर तैनाती रद्द। सीएम के निर्देश पर शासन ने रद्द की तैनाती। विवादों के कारण चर्चित अफसर मृत्युंजय मिश्रा की 2 दिन में ही ओएसडी आयुर्वेद निदेशालय की कुर्सी छिन गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने तैनाती के आदेश रद्द कर दिए। मृत्युंजय मिश्रा को वापस सचिव आयुष कार्यालय में सम्मत कर दिया गया है। मृत्युंजय मिश्रा पर पूर्व में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनका कार्यकाल काफी विवादित रहा था। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृत्युंजय मिश्रा की ओएसडी पद पर तैनाती को लेकर गहरी नाराजगी जताई। इस पर शासन ने तैनाती रद्द कर दी। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन से भी सभी पदभार हटा लिए गए हैं। अमित जैन को कोषागार निदेशालय में अटैच कर दिया गया है। इस संबंध में शासन के आदेश जारी हो गए हैं। अमित जैन के खिलाफ लंबे समय से विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं की जांच प्रभावित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन पर शासन से एक्शन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। पिछले दिनों शासन से एक बड़े अफसर की विधिक कार्रवाई की अनुमति दी गई और अब 2 विवादित अफसरों से पदभार वापस लिए गए। इन अफसरों पर कार्रवाई। मृत्युंजय कुमार मिश्रा की ओएसडी आयुर्वेद निदेशालय पद पर नियुक्ति रद्द। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन के सभी पदभार हटाए गए। परिवहन निगम के डीजीएम वित्त भूपेंद्र कुमार की विजिलेंस जांच की अनुमति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल शख्स कोई भी हो, उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और धाकड़ धामी इसी के तहत भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार। नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली के आगे छिनका के पास बंद हो गए हैं। वहीं राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण 51 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें बंद हुई सड़कों पर यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग हुआ बंद। लोनिवी के मुताबिक राज्य में 51 सड़कें हुई बंद। बंद सड़कों पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी। उत्तराखंड के मानसून के सक्रिय होने और कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन ने मुसीबत बढ़ा दी है। राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं कई जगह हुए भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास बंद हो गया। पहाड़ से भारी मात्रा में आए मलबे के कारण राजमार्ग बंद हो गया, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोकना पड़ा। चमोली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तीर्थयात्रियों को कर्णप्रयाग, पीपलकोटी और गौचर में रोका गया। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में बद्रीनाथ राजमार्ग के साथ ही बारिश, भूस्खलन के कारण 51 जगह सड़कें बंद हुई हैं। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के कर्मी जेसीबी मशीनों के सहारे रास्ते खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बारिश से पैदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से भी सुरक्षा के मद्देनजर धैर्य रखते हुए मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम ठीक होने के बाद ही केदारनाथ यात्रा को शुरू किया जाएगा। फिलहाल देखिए, केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। मौसम ठीक होने के बाद ही केदारनाथ यात्रा को शुरू किया जाएगा। बारिश और भूस्खलन से जहां चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है, तो वहीं केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। धाम में जारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालु। लगातार बारिश के बाद भी केदार भक्तों में उत्साह। 11 लाख श्रद्धालुओं ने किए अब तक धाम के दर्शन। चारों धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। प्रदेश में जगह जगह हो रही बारिश और कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं, जिससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं से संभल कर यात्रा करने की अपील कर रहा है। लेकिन बाबा केदार के भक्त प्रशासन की अपीलों को दरकिनार करते हुए लगातार केदार धाम पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस साल चारों धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगभग 11 लाख तक पहुंच गया है।